हर ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता। दुनिया में कई मॉडल हैं ट्रीटमेंट के। जैसे एक मॉडल है एनए का मॉडल, जिसमें वो लोग बैठे होते हैं जो नशा छोड़ के बैठे होते हैं, तो उनके साथ जुड़ गया, समझे कि वो नशे से निजात का सफ़र उसका शुरू हो गया, और वो हफ्ते में कभी 4 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, कभी 5 दफ़ा मिलते हैं, फिर ज़रूरत के मुताबिक कभी कम, कभी उसे ज़्यादा कर देते हैं। फिर वो एक दूसरे को अपना गुरु बना लेते हैं। किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 1 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल वाले के अंदर हर रोज़ नए सिरे से बागी जाग उठता है, तो वो 15 साल वाले को पूछता है कि मैं इसको कैसे सुलाऊं। ये जो हर रोज़ नए सिरे से मेरे अंदर एक बगावत हो जाती है, तो मैं इस बगावत को कैसे ठंडा करूं। और एक मॉडल, ये हमारा मॉडल है कि जिसमें दाखिल ही सिर्फ उस मरीज़ को किया जाता है कि जो कहता है मैंने नशा नहीं छोड़ना, मैं तो करते रहना है, कर लो तुसी जो मर्ज़ी, और मैंने तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। और या तो उसको घर वाले डिसेप्शन से लाते हैं या फिर टीम जाके उनको लेके आती है। और ऐसे लोगों के मॉडल में पहला पड़ाव जो होता है वो इस जगह होता है जहां मरीज़ नशा छोड़ने की चाहत पाल ले, जहां तमन्ना पाल ले, किसी दिन या किसी रात उसके अंदर एक तब्दीली आ जाए और वो नशा ना छोड़ने की ज़िद छोड़ दे और नशा छोड़ने के बारे में बातें करने लगे, एक्ट एज इफ, और फिर दिल से एक सुलगती हुई तमन्ना पाल ले अपने दिल में। और ये पहला पड़ाव है जो कि बड़ा अहम है, जिसके दिस हैपन्स एवरी डे, इट हैपन्स कि आज उसके अंदर हो गया, आज उसके अंदर हो गया। आपको अपने पेशेंट के अंदर जब नज़र नहीं आता तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि अच्छा हम लाए थे इसको इसलिए कि इसके अंदर ये चिराग जलने लगे, तमन्ना जलने लगे कि ये इसने नशा छोड़ना है। लेकिन आज भी जब आप मिले तो उसने कहा मैनू ले जाओ, नहीं तो फिर मैं छड्डांगा नहीं, तो मैं फिर होर भी नशा करूँगा। तो ये तो आप बड़े मायूस होते हैं। लेकिन इस एंड पे जब हम लोग अपने पेशेंट्स को देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा वो उसमें जाग पड़ा, ये उसमें चिराग जल गया, उसमें रोशनी हो गई, और फिर जिनमें नहीं हुई होती रोशनी उनके ऊपर काम करने का हौसला मिलता है। तो ये पहला पड़ाव ये होता है कि जो बिल्कुल नहीं चाहता नशा छोड़ना, वो नशा छोड़ने लगे, यानी अपने दिल के अंदर ये तहैया कर ले कि मैंने छोड़ना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पक्का होता जाए, फिर पुख्ता होता जाए कि जी मुश्किल भी होगी तो मैंने छोड़े रखना है। और जो दूसरा पड़ाव है वो है जब क्लीन हो जाता है, जब वो एब्स्टिनेंट हो जाता है, दुखी हो जाता है, उदास नाराज़ हो जाता है, पर नशा छोड़ी रखता है। उसका नशे के साथ भी एक रोमांस जो था पहले बहुत, वो डाई डाउन करने लगता है, और जो सोब्राइटी के साथ उसका रोमांस है वो जागने लगता है। उसे लगता नहीं अगर मैंने नशा कर लिया तो मेरा ये रोमांस मर जाएगा, ये फिर बाकी नहीं रहेगा। तो एब्स्टिनेंस में वो जिद्दोजहद करता है, क्रेविंग के ख़िलाफ़ लड़ता है, तकलीफ़ उठाता है, रातों को अकेले जागता रहता है और उस लो को अकेले झेलता है। और घर वालों को तो पता भी नहीं बाज़ होता कि नशा छोड़ने के बाद होता क्या है। तो ये जो एब्स्टिनेंस है ये दूसरा पड़ाव है जो कि इंडोर ट्रीटमेंट के मुकम्मल होने के बाद ही पता चलता है कि वो एब्स्टिनेंट है कि नहीं। और फिर जो ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, सोब्राइटी के लिए तीसरे पड़ाव के लिए वो आगे बढ़ता है, जो कि आउटडोर में वो आता है, और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद वो चलता रहता है। तो हमें पता चल जाता है कि अपने तीसरे पड़ाव की तरफ जा रहा है, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार कैफियत है, जिसमें इंसान के अंदर वो कूल कैफियत आ जाती है जो कि लोग तरसते हैं। तो ये जो मॉडल है जिसमें पेशेंट की मर्ज़ी कोई नहीं होती। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आए कि जी मेरी मर्ज़ी है, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ और बताइए मैं क्या करूँ, कभी कभी आते हैं ऐसे पेशेंट, तो हम कहते हैं आप आउटडोर में आएँ, आपको इंडोर की ज़रूरत ही नहीं है। और वो आउटडोर में आते हैं और अपना काम करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। और ये जो दोनों मॉडल्स हैं, जो एनए का मॉडल है और ये जो दूसरा मॉडल है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीच में फिर बहुत मॉडल्स हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिटी मॉडल है, और फिर जो लोग जेल से इलाज में आते हैं
दुनिया में मॉडल हैं जो कि जेल से रिक्वेस्ट करके इलाज में आते हैं कि 10 साल की कैद ठुक गई है उनको, और वो फिर वहाँ से दरख्वास्त करते हैं कि मुझे 10 साल यहाँ सड़ाने की बजाय आप एक ऐसे सेंटर में भेज दें जहाँ मुझे 3 साल रखा जाए, मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद दी जाए, और 3 साल के बाद अगर मेरे इलाज करने वाले मुतमिन हों तो फिर मेरी बाकी सज़ा माफ़ कर दें। अमेरिका में डिलेंसी स्ट्रीट एक ऐसा ही ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि 50 साल पहले डॉक्टर मिमी सिल्बर्ट एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने फाउंड किया था, और अब तक वो 20,000 लोगों को एक बहुत ही आला दर्जे का इंसान बना चुकी हैं। और मैं बहुत दफ़ा उनके साथ ये सारा तरीक़ेकार सीखने के लिए कभी वहाँ रहा भी जाके, कभी जाके मिल के आ गया, कभी दूर से स्टडी करता रहा। और मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी कि हम पाकिस्तान में भी ऐसा कोई सेंटर बना सके। तो जो तमन्ना होती है तो कभी कभी अल्लाह ताला अपने ही मेहरबानी से वो पूरी कर देता है। मेरे वालिद साहब जब दुनिया से गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, तो वो कुछ ज़मीन काफ़ी वसी छोड़ गए, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी पिछले कई साल से कि इस ज़मीन का मैं क्या करूं। मुझे उससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, मैं अपने काम में बिज़ी था। तो मुझे ख्याल आया कि यहाँ उस तरह का सेंटर बन सकता है कि जहाँ नॉन अफोर्डिंग जेल के अंदर रहने वाले या सड़कों पे रुलने वाले पेशेंट आए और आके एक ऐसे प्रोसेस में से गुजरें कि वो कोई कामकाज करें, और जितना वो कामकाज करें वही उनके इलाज का मुआवजे के लिए काफ़ी हो, और वो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हो, वो कुछ करना सीख लें, कुछ बनाना सीख लें, अगर पढ़ नहीं सकते तो पढ़ना सीख लें, अगर कोई इम्तिहान पास करने की सलाहियत रखते हैं तो कोई इम्तिहान पास कर लें, और एक अच्छे इंसान के तौर पर आगे बढ़ें, और उनके अंदर अच्छे इंसान की जो एक चिंगारी है उसको पैदा किया जाए। और उन्होंने फिर एक मिसाल कायम कर दी डिलेंसी स्ट्रीट ने कि उन्होंने 25 कनाल जगह पे वो सेंटर बनाया था, और सैन फ्रांसिस्को में समंदर के किनारे है। अमार्कडेरो एक जगह है जहाँ डिलेंसी स्ट्रीट है, एक ट्रायंगुलर जगह है वो, और उसके चारों तरफ कोई ना कोई छोटे मोटे कारोबार हैं। यानी आप यूँ समझें कि एक ट्रायंगुलर जगह है और बाहर कोई मोटर मैकेनिक की शॉप है, कोई लॉन्ड्री शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई चाय खाना है। वो दर हकीकत सारा डिलेंसी स्ट्रीट के ही अंडर काम होता है, और उसमें काम करने वाले वही होते हैं जो कभी जेल से आए थे और अच्छे इंसान बनने के बाद वो ये काम करने लगे। पर उनके कुछ और काम भी है, जैसे कैटरिंग का बिज़नेस, लोगों के शादी ब्याह में खाना वाना बना के देना और सर्व करना, या फिर जो मूविंग कंपनी, लोग घर चेंज करते हैं तो अपने घर का सामान वो खुद चेंज नहीं करते हमारी तरह कमर पे लाद के, वो किसी को ठेका देते हैं अमेरिका वाले कि हमारा जो घर है इसका सामान फलां घर में शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे तरीके से कि हमें फिर चीज़ ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए, और उसमें सोना चांदी जेवरात भी शामिल है। तो जो बेस्ट मूविंग कंपनी है कैलिफोर्निया की, वो डिलेंसी स्ट्रीट की मूविंग कंपनी है, और उसमें एक्स कॉन्विक्ट जिनको 10-10 साल की कैद हुई थी, जो नशे की बीमारी में भी मुब्तला थे और साथ कॉन्विक्ट हो गए किसी जुर्म की वजह से, तो वही लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट नहीं, सिवाय एक डॉक्टर मिमी सिल्बर्ट के जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी वही जो कि बुराई से तौबा करते हैं, तो फिर वो जो लाइफ स्किल्स सीखते हैं वो नए आने वालों को वो लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। और ऐसे लोगों पे जिनके चेहरे पे चाकू का निशान हो, जब मैं पहली दफ़ा गया तो उनके डायरेक्टर से मिला तो उसके चेहरे पे एक लंबा चाकू का निशान था। आपको पता है कि जो ये जुराइम पेशा लोग होते हैं, जब ये कोई चाकू मारते हैं तो ये पुलिस के डर से डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो उनके चेहरे पे बड़ा मोटा निशान होता है। अमेरिका में ख़ास तौर पर ऐसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है कि जो जुराइम पेशा होने की वजह से चाकू जनी, क्योंकि वहाँ असला इतना आसानी से नहीं मिलता। यूरोप में, अमेरिका में अभी भी जो गुंडे बदमाश हैं वो चाकू शाकू इस्तेमाल करते हैं।
और वो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनके चेहरे पे चाकू का निशान देख के तो मुझे पहले काफ़ी मुश्किलात हुई उनको एक्सेप्ट करने के लिए कि मैंने इनसे कुछ सीखना है, क्योंकि उनके साथ मैंने 4 दिन मुसलसल 1.5 घंटे का टाइम गुजारना था। और मैं आपको बताऊं कि उनके साथ कमरे में बैठ के मैं कंफर्टेबल नहीं होता था, और मैं उनके साथ बाहर निकल के समंदर के किनारे चलते चलते बात करना चाह रहा था ताकि दूसरे लोग मौजूद हों। लेकिन 4 दिन के बाद जैसे कोई मुर्शद नहीं होता, 4 दिन के बाद वो मेरे लिए एक मुर्शद का दर्जा इख्तियार कर चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलें, इतने काम किए हैं तो चलो एक ये काम भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में जेलों में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो नशे के मरीज़ भी होते हैं, अगरचे वो कोई जुर्म करने की वजह से वो जेल में गए होते हैं। और जेलों से हम गवर्नमेंट को बड़ी आसानी से कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लॉन्ग हिस्ट्री है 44 इयर्स की इसमें काम करने की। और हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि हम एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जो आपके जेल के लोड को कम करेगा और लोगों को इस्लाह की तरफ लाएगा, उनको सज़ा की तरफ लाने की बजाय उनके अंदर तब्दीली लाने के अमल को जारी रखेगा। तो उसमें कुछ मुश्किलात थीं जिनके हमने फिर हल तलाश किए। मिसाल के तौर पर अमेरिका में जब कोई जेल से दरख्वास्त करके डेलेंसी स्ट्रीट में जाता है या इस तरह की किसी कम्युनिटी सेंटर में जाता है, तो ये ओनली 1 टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, ये बार बार नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से आप राह फरार इख्तियार कर लेंगे तो आपका जो टाइम वहाँ गुजरा होगा वो काउंट नहीं होगा, और जेल में सज़ा वहीं से शुरू होगी जब आपने जेल से वहाँ ट्रांसफ़र किया था। और वहाँ कोई भाग नहीं सकता। अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई जेल से भागेगा तो उसको भी वो पकड़ लेंगे, या कोई पैरोल पे घर गया है, अक्सर वहाँ पैरोल पे लोग 15 दिन के लिए घर भी आ जाते हैं, कोई शादी ब्याह अटेंड करने भी चले जाते हैं, लेकिन अगर वो भागें तो उनको कुछ उसकी पेनल्टी पड़ती है और उनको जल्दी तलाश कर लिया जाता है। तो हमने सोचा कि अगर हम अपने सेंटर में उनको लाएंगे और वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि थेराप्यूटिक कम्युनिटी जो होती है उसकी दीवारें 3 फुट ऊंची होती है और उसमें कोई लॉक एंड की नहीं होती, और उसमें 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो जो जेल से आते हैं, दूसरा वो जो स्ट्रीट से आते हैं। और जो स्ट्रीट से आते हैं वो भी मन्नतों मुरादों से आते हैं, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। जो जेल से आते हैं उनको जेल में अपना कंडक्ट पहले ही ठीक करना पड़ता है, और जब उनकी बारी आती है तो उनको इंटरव्यू किया जाता है, फिर इंटरव्यू में पास हो तो फिर वो वहाँ आते हैं। और ओनली 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक दफ़ा की अपॉर्चुनिटी, ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। अगर दीवार फलांग के कोई चला गया तो दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा कि अगर हम सरकारी बंदा यानी जेल का बंदा अपने पास रखेंगे अपने सेंटर में और वो भाग गया तो उसको तो गवर्नमेंट पकड़ ही नहीं सकती। पाकिस्तान में तो बंदा गायब हो जाए तो पकड़ ही नहीं सका, उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तो बंदा गायब हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि ये एक फ़र्क होगा कि अगर कोई बंदा वहाँ पे शिफ्ट होगा तो वहाँ एक बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे होगा जो कि जेल की तरह का होगा, लेकिन हर रात उनको एक ऑप्शन दी जाएगी कि अगर तुम वापस जेल जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। हर रात उनको एक ऑप्शन दी जाएगी कि अगर तुम जेल जाना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि पीछे लिस्ट में बहुत सारे लोग क्यू में लगे होंगे कि हम अंदर आना चाहते हैं। और अगर कोई बाहर जाना चाहता है और उसे पता है कि दोबारा मैं नहीं आ सकूंगा और 2 साल की बजाय मुझे 10 साल जेल में रहना पड़ेगा, तो वो सोच समझ के फैसला करेगा कि वो वापस जाएगा कि नहीं। लेकिन जो उसका दूसरा काउंटर पार्ट है जो कि स्ट्रीट से आएगा, उनको रात को एक ऐसे हिस्से में शिफ्ट कर दिया जाएगा कि जहां एक 3 फुट की दीवार फलांग के वो चले जाएं, और उनको भी पता है कि दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और वो स्ट्रीट से आए थे वो वापस स्ट्रीट पे जा सकते हैं। और इस तरह ये निज़ाम चलता है। अब ये देखिए कितना मुख्तलिफ निज़ाम है कि जिसमें स्ट्रीट से एक बंदा आया है मिन्नतों मुरादों से और जेल से आया है तरलों से, और अब अगर वो जाना चाहता है तो उसको पता है कि दोबारा मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। जी, डिपेंड करता है कि किस किस को मौका मिले, प्रायोरिटी किसको दी जाए।
लेकिन जो उम्र कैद भी होती है वो उम्र कैद नहीं होती। एक्चुअली उम्र कैद का मतलब 14 साल, लेकिन दर हकीकत वो कुछ 6-7 साल होता है। यानी 14 साल का मतलब 14 साल भी नहीं होता, बीच में सज़ा में रायतें मिलती हैं, लेकिन 14 साल की कैद जिसको हो और उसको 2 साल का मौका मिले तो वो उसको चूम के कबूल करेगा। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लें कि ये काम जो हम करेंगे तो ये एक डिफरेंट काम होगा, ये एक डिफरेंट काम होगा। सदका जारिया तो जो जिस बंदे को आपने बदल दिया किसी भी जगह, अगर आपने जहाज़ में किसी से मुलाकात की है और वो बंदा उस 2 घंटे की फ़्लाइट में चेंज हो गया है किसी तरीके से, तो सदका जारिया तो वो है, सदका जारिया तो वो है। लेकिन कुदरत जब तक अलाउ नहीं करती, मैंने 31 साल इस आइडिया को नर्चर किया, इस आइडिया को अपने जहन में पाला पोसा, और मुझे लगता था कि जितना काम मैं करता हूँ उसमें से गुंजाइश नहीं है कि मैं एक और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लूँ। ख़ास तौर पे जो पिछले एक चंद माह में बीमार रहा तो मुझे लगा कि अब तो मुझे पहले काम को भी थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन जब अल्लाह ने सेहत दी तो वो वापस एनर्जी भी दे देता है कि आप कहते हैं कि नहीं, काम पहले वाला भी करना है और काम जो है और आगे भी करना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।